छिपकर अपना परमाणु बम तैयार कर लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं समंदर के बीचों बीच हुए एक रहस्य से। साल था 1968। शीसबर्ग ए नाम का एक मालवाहक जहाज, जिस पर 200 टन यूरेनियम का कच्चा माल यानी येलो केक लदा था, अचानक भूमध्य सागर से गायब हो गया। जहाज अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। नहीं, ये कोई आम समुद्री लुटेरों का काम नहीं था। ये तो एक देश के इशारे पर हुई एक बहुत बड़ी डकैती थी। एक ऐसी साजिश जो एक राष्ट्र के परमाणु शक्ति बनने के सपने से जुड़ी थी और जिसकी जड़ें एक बहुत गहरे डर में थीं। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इजराइल की स्थापना के दिनों में, और उसके पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सोच को समझना होगा। देखिए, हॉलोकॉस्ट की खौफनाक यादें ताज़ा थीं और इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ था। ऐसे में बेन गुरियन हर हाल में एक ऐसा आखिरी हथियार चाहते थे जो उनके देश के अस्तित्व की गारंटी दे सके। उनके लिए एटम बम सिर्फ एक फौजी हथियार नहीं था, ये यहूदी लोगों के वजूद का बीमा था। तो इस बहुत बड़े, इस महत्वाकांक्षी काम को अंजाम देने के लिए दो लोगों को चुना गया। एक थे बेहतरीन केमिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट डेविड बर्गमैन और दूसरे थे एक तेज तर्रार नौजवान शिमोन पेरेस, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल बन गए। प्रोग्राम शुरू तो हो गया, लेकिन पहली ही कोशिश नाकाम रही। नेगेव रेगिस्तान में यूरेनियम खोजने की कोशिश फेल हो गई। अब यह साफ था कि इजराइल को विदेशी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसका सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका मदद करने को तैयार नहीं था। और यहीं पर शिमोन पेरेस की कूटनीति काम आई। जब अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने बड़ी होशियारी से फ्रांस में एक खिड़की खोल ली। असल में फ्रांस 1956 के स्विस संकट की वजह से मिस्र से नाराज था और उसे एक साथी की तलाश थी। पेरेस ने इसी मौके का फायदा उठाया। तो एक खुफिया डील हुई। फ्रांस इजराइल को एक न्यूक्लियर रिएक्टर और प्लूटोनियम को दोबारा प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया। और ये सब इतनी तेजी और गुपचुप तरीके से हुआ कि जब तक फ्रांस की सरकार में बैठे लोगों को इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिएक्टर के सबसे जरूरी हिस्से इजराइल के लिए रवाना भी हो चुके थे। अब फ्रांस की टेक्नोलॉजी तो मिल गई। इजराइल ने नेगेव रेगिस्तान में रिएक्टर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अमेरिकी जासूसी विमानों की नजरों से आखिर कब तक छिपा रह सकता था? जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने दबाव बनाया तो इजराइल ने बहाना बनाया कि अरे ये तो एक कपड़े की फैक्ट्री है। बाद में जब दबाव और बढ़ा तो वो जांच के लिए नहीं बल्कि सिर्फ विजिट्स के लिए राजी हुए। और यहीं से शुरू हुआ धोखे का एक बड़ा खेल। असल में वो कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसके नीचे 6 मंजिल का एक अंडरग्राउंड प्लूटोनियम प्लांट था। और ये किस्सा तो कमाल का है कि उन्होंने एक सुपर पावर को कैसे धोखा दिया। अमेरिकी टीम को बेवकूफ बनाने के लिए, आप मानेंगे नहीं, एक पूरा का पूरा हॉलीवुड जैसा सेट तैयार कर दिया गया। एक नकली कंट्रोल रूम बनाया गया, असली प्लांट तक जाने वाली लिफ्ट और रास्तों को ईंटों से चुनवा दिया गया। और तो और एक खुफिया एजेंट को शहर का मेयर बनाकर पेश किया गया, जिसका काम था जांच करने वालों को लंबे लंबे लंच पर ले जाकर उनका ध्यान भटका। चलिए, रिएक्टर तो बन गया, लेकिन अब इजराइल के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वो थी परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम हासिल करना। कोई भी देश उसे ये बेचने को तैयार नहीं था। इस काम के लिए एक खास यूनिट बनाई गई, एक ऐसी एजेंसी जो मोसाद से भी ज्यादा खुफिया थी। नाम था लाकाम। और इसका सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कच्चा माल हासिल करना, भले ही इसके लिए चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। और लाका ने 2 ऐसी चोरियों को अंजाम दिया जो आज भी खुफिया एजेंसियों की दुनिया में मिसाल मानी जाती हैं। एक, अमेरिका के एक प्लांट से धीरे धीरे करके सैकड़ों किलो हथियार ग्रेड यूरेनियम गायब कर दिया गया। और दूसरी चोरी, वो तो और भी बड़ी थी, भूमध्य सागर से एक पूरा का पूरा जहाज ही गायब कर दिया गया। जी हां, वही शीर्सबर्ग ए जिसकी कहानी से हमने ये सब शुरू किया था। तो 1960 के दशक के आखिर तक इजराइल के पास टेक्नोलॉजी थी, रिएक्टर था और अब तो ईंधन भी था। अब बस अपने इस गुप्त हथियार के इस्तेमाल का सिद्धांत तय करना बाकी था। और इसी सबसे जन्म हुआ एक बहुत ही डरावने न्यूक्लियर सिद्धांत का, जिसे कहते हैं सैमसन ऑप्शन। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर कभी इजराइल के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया तो वो बाइबल के सैमसन की तरह अपने दुश्मनों को अपने साथ ही लेकर डूबेगा। इस पर पहली बार 1967 के 6 डे वॉर के तनाव भरे माहौल में सोचा गया था। युद्ध के बाद
1969 में प्रधानमंत्री गोल्डा मीर और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। इस समझौते ने इजराइल को एक अघोषित परमाणु शक्ति का दर्जा दे दिया। इजराइल ने वादा किया कि वो कभी भी अपने परमाणु हथियार होने की घोषणा नहीं करेगा। बदले में अमेरिका ने डिमोना रिएक्टर पर दबाव डालना बंद करने का वादा किया। तो ये पूरी पॉलिसी इजराइल के एक वादे पर टिकी थी कि वो कभी अपने हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये वादा निभाया नहीं गया। 1979 में वेला नाम के एक अमेरिकी सैटेलाइट ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक डबल फ्लैश रिकॉर्ड किया। ये न्यूक्लियर धमाके का एक पक्का संकेत माना जाता है। इसके अलावा दूसरे साइंटिफिक डेटा ने भी एक धमाके की पुष्टि की। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की भेड़ों में भी रेडियो एक्टिव कण पाए गए। सारे सबूत एक गुप्त इजरायली परमाणु परीक्षण की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन दुनिया ने इस घटना पर पर्दा डालना ही ठीक समझा। और इस तरह जासूसी, धोखेबाजी और हिम्मत की ये अविश्वसनीय कहानी पूरी हुई। इसने मिडल ईस्ट में ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। आज इजराइल का परमाणु कार्यक्रम दुनिया का सबसे मशहूर खुला रहस्य है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक